हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली पिछले सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। और आज हम थर्ड लेक्चर पे पहुंच गए हैं और जिसके अंदर हमने 36 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करने हैं आज क्वेश्चंस को। तो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन बच्चे। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। आपके पास अल्कोहल है, आपके पास अल्कोहल है, an alcohol, an aldehyde, and a carboxylic acid of comparable mass will have their boiling points in the order. आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करते हैं। तो जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उतना ही क्या होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अल्कोहल के अंदर ROH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, लेकिन यहां पर C जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है। तो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बच्चे ध्यान रखना, आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे वाली पाई जाती है। तो इस वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपको डाइमर की फॉर्मेशन भी करते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो आप जो एसिटिक एसिड है उसका आप सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे कि कहीं कहीं डाइमर की वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट 120 आता है। ठीक है, तो एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्कोहल का होगा और फिर एल्डिहाइड का होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 36 का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना है, जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास जरूर लिखे होने चाहिए। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से क्या होगा कि क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी ज्यादा होंगी। तो ध्यान रखना बच्चे, हमें तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास को जरूर डिस्कस करना है, जरूर बोलना है आपको। तो एल्डिहाइड से ज्यादा अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। रैंक द इंडिकेटेड बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल से कम होगी और डबल की ट्रिपल से कम होगी। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सारे के सारे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्डिंग को पूछा गया है। तो आपके पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, सी वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर बी से, और बी की ए से ज्यादा होगी, क्योंकि बी में डबल बॉन्ड है, सी में ट्रिपल बॉन्ड है और ए में सिंगल बॉन्ड है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपको, तो सी बी ए, सी बी ए, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
38 नंबर क्वेश्चन विजिबल होगा आप सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बच्चे ये एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसको हम HOH भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मींस HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कोई भी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने पर जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी किस चीज पे डिपेंड करती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कोई एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी उससे उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी जब उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये आप कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहां पर स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो आपको एल्कीन दे रखी है, एक डबल बॉन्ड है, सेकंड में भी एक डबल बॉन्ड है, थर्ड में भी एक डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यहीं से ही जब कॉपी किया होगा तो ये रह गया होगा डबल बॉन्ड। तो ये सेकंड ऑप्शन ये आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन ये है। तो अब आप एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कॉन्जुगेशन पे भी डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और जितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनती है एल्कीन की, उससे भी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा होगी। तो हम हर किसी केस में चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन ये अल्फा है, ये रहा अल्फा CH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ रहे, ये रहा अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो इस डबल बॉन्ड के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन है 3 to 5 and to 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। फर्स्ट केस के अंदर 7 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। सेकंड केस के अंदर आप देख सकते हैं ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन से आओगे, 2 हाइड्रोजन से आओगे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। और थर्ड केस में ये एल्कीन है, ये रहा अल्फा कार्बन 1 and 2 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो फर्स्ट वाली एल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। फिर सेकंड वाली एल्कीन मोर स्टेबल है, तो यानी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर एल्कीन का क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो हमारा आ रहा है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा कि जो फर्स्ट है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होगा, क्योंकि सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए हुए हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो हमारे पास ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन
फिर वही क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ भी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, तो ये क्वेश्चन में भी पूरी मिसप्रिंटिंग है, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ये क्वेश्चन है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट से होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये एल्कीन है, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे भी डिपेंड करेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल उतना ही ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ही उतना ज्यादा होगा, चाहे उसमें कॉन्जुगेशन हो, चाहे उसमें हाइपर कंजुगेशन हो। जब इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, तब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए तीनों में डबल डबल डबल, दो दो डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए और डी हो सकता है, तो ये तो दोनों कट हो गए हमारे ऑप्शन, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड की। अब हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 3 4 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है सेकंड में, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 to 5 to 7 to 9। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकंड केस में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और थर्ड केस सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा आएगा, इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, वो आएगा थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उससे कम स्टेबल फर्स्ट है, सबसे कम स्टेबल सेकंड है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका रिवर्स हो जाएगा, थर्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट, सबसे ज्यादा सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, डी ऑप्शन आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो आंसर डी आ जाएगा इस केस के अंदर। कौन सा आंसर आ गया हमारा, डी आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से 50 नंबर क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो 41 ये हमारा आ गया क्वेश्चन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का। कौन सा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछा है, ये नेफ्थलीन दिया गया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन नेफ्थलीन इज। तो नेफ्थलीन मैंने आपको बताया था, एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के इक्विवेलेंट होती है, यानी इक्वल होती है। वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। तो यहां पर हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और रिंग कितनी है, 1 2। तो टोटल कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, टोटल डी आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 5 and 2 7। तो आंसर हमारा आ गया 7। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालेंगे, हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास इसका आ रहा है
इसमें 6 और 4 10 कार्बन है, C10। एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 2 3 4, यहाँ वैलेंसी पूरी 5 6 7 8, तो H8 हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल एल्कीन होता तो फॉर्मूला क्या होता? CnH2n+2 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या जाता है इसका? C10H22। तो कितने हाइड्रोजन लेस है इसमें? कितने हाइड्रोजन लेस हैं? 14 हाइड्रोजन लेस हैं। 22 से 8 रह गए, -14 हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था कि 2 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो 14 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट टू 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हमारा आंसर यहां से भी आ सकता है 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहां से भी हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा एक फॉर्मूला और है, थर्ड फॉर्मूला और है जिससे हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये फॉर्मूला आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2C+2 माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन बाय 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाय 2, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला है C10H8। तो फॉर्मूला में अगर पुट करूंगा तो 2 इंटू 10+2 माइनस हाइड्रोजन ही है इसमें 8, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 2। 20 22 माइनस 8 14, 14 बाय 2, 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर इससे भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, 2C+2 माइनस H प्लस N डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 42 नंबर क्वेश्चन है। ये भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का है। बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ही बात है। मैंने आपको बताया था DBE और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। यहां पर फिर थोड़ी सी एक मिसप्रिंट है बच्चे, यहां पर आपको CH2H लिखा है, इसकी जगह आप COOH कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है इसमें, COOH। यहां पर आपको क्या करना है? COOH करना है, COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अपन ओपन करते हैं इसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप इसमें सीधा रिंग से भी काउंट कर सकते हैं। एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग में कितना अनसैचुरेशन आ जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? एक बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और एक रिंग होती है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है 4। तो यहां पर कितनी रिंग दिखाई दे रही है आपको? 1 2 3 3 रिंग्स दिखाई दे रही हैं, यानी 4 3 जा 12, और ये रिंग एक और है 13, और एक C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो 14। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा? 14। सी ऑप्शन आ जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर DU क्या रहेगा? 14। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला भी निकाल के कर सकते हैं। आपको दिया गया है, पूरा मॉलिक्यूल जनरेट किया गया है यहाँ पर, आप इसका फॉर्मूला लिख के भी चेक कर सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए, आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आएगा एक, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा, 2 3, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो COOH, C डबल बॉन्ड OH, एक हाइड्रोजन ही आ गया। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 6 12 18 18 19 20 21, C21 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 आ गए हैं। हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें? 4 4 एंड 5 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 3 15, 15 एंड 1
16, H16, H कितना है 60, H16O2। तो इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 2, 2C+2 माइनस हाइड्रोजन 16 माइनस हेलोजन है नहीं प्लस नाइट्रोजन है नहीं डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है 42 प्लस 2 44 माइनस 16, 44 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 44 माइनस 16 28, 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40। तो आंसर हमारा इससे भी आ रहा है 40। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डबल बॉन्ड और रिंग्स काउंट करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जाता है 43 नंबर क्वेश्चन। यहां भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहां पर भी हम 2C+2 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2C+2 माइनस H माइनस X प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो कार्बन दे रखे 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 8 10 10 माइनस 6 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहां पर 2 आएगा। वैसे भी हम क्वेश्चन को चेक करने के लिए, अगर ये नॉर्मल एल्केन होता तो क्या होता C4H10 होता, तो कितने हाइड्रोजन लेस है 4 हाइड्रोजन लेस है, और 2 हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 2, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C5H12O। जैसे मर्जी कर लो क्वेश्चन को, 2C+2 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा 10 12 12 माइनस 12 0 बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 0 आएगा, तो आंसर आ जाएगा ए। यहां पर आंसर क्या आने वाला है ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ C8H8 इज। नॉर्मल अगर एल्केन होता तो क्या होता C8H18, C8H18। तो कितने हाइड्रोजन लेस है 10 हाइड्रोजन लेस है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा 5। 2C+2 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 2 इंटू C+2 माइनस हाइड्रोजन 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 18 माइनस 8 यानी 10 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। हमारा आंसर क्या आ रहा है 5। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन। अब बेंजीन का आप सभी को पता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है 4। 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 4 DBE होता है। बेंजीन के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा 4 आएगा। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड ऐसे जिनमें DBE 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है 4। ऊपर तो सैचुरेटेड ही, यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ रहा है। यहाँ भी रिंग है, ऊपर सैचुरेटेड पार्ट है, यहाँ भी 4 ही आएगा। यहाँ पर 1 2 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, यहाँ भी 4 ही आएगा। तो सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन और 48 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ये हमको एक फॉर्मूला दे रखा है, यानी C4H4 दे रखा है, C4H4। यहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर